गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसका हम टॉपिक 1 का थर्ड सब टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो अब क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास निकल के आई है। पहले हमने देखा था कि 3 क्लास थी फ्रेंच सोसाइटी में। सबसे पहले थे हमारे क्लर्जीज, सेकेंड थे हमारे नोबल्स, और जो थर्ड थे हमारा थर्ड स्टेट्स था। देखिए, पहले थे हमारे क्लर्जी, फिर थे नोबिलिटी और थर्ड स्टेट था। अब इन सब के बीच में भी क्या हुई, एक नई मिडिल क्लास निकल के आई है। तो इस मिडिल क्लास ने जो भी क्लर्जी और नोबिलिटी को जो भी क्या मिलते थे, प्रिविलेजेस मिलते थे। प्रिविलेजेस मतलब जो भी उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, उसको किस तरीके से एंड किया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन द पास्ट की बात कर रहे हैं हम, peasants and workers had participate in revolt against increasing tax and food scarcity। पास्ट की बात करें मतलब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी पहले की बात कर रहे हैं। जो पीजेंट्स थे, मतलब जो किसान थे और जो वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया था? रिवोल्ट में। रिवोल्ट मतलब क्या होता है? रिवोल्ट मतलब होता है कि जो भी उन लोगों ने संग्राम किया था, लड़ाई की थी, किसके अगेंस्ट लड़ाई की थी? कि टैक्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से लड़ाई की थी। और फूड स्कार हो रहा है, फूड स्कारसिटी हो रही है। फूड स्कारसिटी मतलब क्या हो रहा है? फूड में कमी आ रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि अगर मौसम ख़राब होता था तो हार्वेस्ट कम होती थी तो स्कैरसिटी ऑफ ग्रेन हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही थी। तो लोगों ने क्या किया था, उसके अगेंस्ट बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी थी। But they lacked the mean and program to carry out full-scale measure that would bring about a change in the social and economic order। अब उन्होंने लड़ाई तो की थी, लेकिन जब भी वो लड़ाई करते थे उसका क्या होता था, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता था। जैसे हमने 8th में पढ़ा था, हमारे यहाँ भी एक तो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था और एक फिर हमने किया था 1947 का रिवॉल्ट। तो जब हमने 1857 का रिवॉल्ट किया था तो अब हमारे पास एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमको क्या दे, रिजल्ट दे। लेकिन वही हमने जब 1947 में रिवॉल्ट किया था तो हमारे पास क्या थे, लीडर्स थे। जो लीडर्स हमको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। और वो लीडर्स जब हमको सपोर्ट कर रहे थे तो अब हमको क्या मिला था, हम क्या कर पाए थे, एक चेंज ला पाए थे। वो चेंज क्या था, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में होता ही है। कोई भी चेंज आता है तो वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में आएगा ही आएगा। आपकी सामाजिक जीवन से भी जुड़ा होगा और आपके आर्थिक जीवन से भी जुड़ा हुआ होगा। This was left to those groups within the third state who had become prosperous and had access to education and new ideas। अब ये जो चेंज था वो किसके ऊपर छोड़ दिया गया था? थर्ड स्टेट के लोगों पर छोड़ दिया गया था, जो क्या हो रहे थे, धीरे धीरे पैसे वाले हो रहे थे, प्रॉस्पेरस हो रहे थे, धनी हो रहे थे, और साथ में उनका एजुकेशन और न्यू आइडियाज़ पर क्या था, बिल्कुल एजुकेशन और न्यू आइडियाज़ उनके पास थे। ये क्या जो चेंज था वो किस पर छोड़ दिया गया? थर्ड स्टेट के लोगों पर, जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, पढ़े लिखे बन रहे थे। द 18th century witnessed the emergence of social groups termed the middle class, who earn their wealth through an expanding overseas trading and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of the society। अब जो 18th सेंचुरी थी उसमें क्या हुआ, एक नया सोशल ग्रुप निकल के बाहर आया, जिसको क्या बोल रहे हैं हम, मिडिल क्लास लोग बोल रहे हैं। हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू अन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड। जिन्होंने क्या करा, उनका जो पैसा है वो किस तरीके से बढ़ाया है कि उन्होंने क्या किया, ओवरसीज ट्रेड किया। ओवरसीज ट्रेड किया मतलब क्या किया कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चीज़ें पहुँचाने लगे। एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सच एज वुल एंड सिल्क टेक्सटाइल that are either exported or bought by the richer member of the society। तो उन्होंने क्या ओवरसीज ट्रेड किसका करते थे, वुलन और सिल्क के कपड़ों का करते थे। ये हमने 8th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। जिसको कौन खरीदता था, सोसाइटी के रिच लोग खरीदते थे, ठीक है। इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चर द थर्ड स्टेट इंक्लूड प्रोफेशंस सच एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। तो अब थर्ड स्टेट में क्या होते थे, आपके बिजनेसमैन तो होते ही थे, साथ में कौन होते थे, ऐसे लोग होते थे जो क्या करते थे, जॉब करते थे, जैसे कि लॉयर्स हो गए, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए। All of these were educated and believed that no group in society should be privileged by birth। ये सब लोग क्या थे, पढ़े लिखे थे, और इनका मानना था कि सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जिनको क्या होना चाहिए, जन्म से क्या मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। रादर अ पर्सन सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। उनका मानना था कि किसी भी इंसान की सोशल पोजिशन है वो किस पे डिपेंड करनी चाहिए, उसकी मेरिट पे। मेरिट मतलब होता है उसकी काबिलियत पे। दिस आइडियाज़ envisaging a society
बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल। तो ये जो आइडिया था कि किसी भी पर्सन की सोशल पोजीशन है वो किस पर डिपेंड होनी चाहिए, उसकी मेरिट पर डिपेंड होनी चाहिए, वो क्या लाया, एक आइडिया लाया कि क्या होना चाहिए, सब जो भी लोग हैं वो क्या होने चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए और वो सब क्या होने चाहिए, लॉ के सामने सब क्या होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब ये आइडियाज़ जो थे वो सामने कौन लाए, दो आपको फिलोसोफर्स दे रखे हैं, एक तो दे रखे हैं आपको जॉन लॉक और एक आपको दे रखे हैं जीन जैक रोसो। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, एक बुक का नाम दे रखा है, लॉक sought to refute the doctrine of the divine and absolute right the monarch। ठीक है, मोनार्क। तो इनका क्या मानना था, जो ये आपके दे रखे हैं लॉक है ना, इन्होंने क्या बोल दिया था कि जो राजा है ना, राजा सुप्रीम पावर होता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। इस आइडिया को मानने के लिए इन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। रूसो कैरिड द आइडिया फॉरवर्ड। ठीक है, अभी ये चलाया तो इन्होंने, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया, रूसो ने। प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से आइडिया निकाला, उन्होंने इस आइडिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया कि उन्होंने एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई कि हम ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे जो किसके बीच पे, जो कैसी होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसका किसके बीच में, लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, जिसको हम मोटी मोटी बात में बोले तो ये डेमोक्रेसी के आइडिया को प्रपोज कर रहे थे। ठीक है, कि लोग क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे और फिर आगे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे है ना, वो लोग क्या करेंगे, अपनी बात को आगे पहुंचाएंगे। इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज मॉन्टेस्क्यू प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। ठीक है, अब एक और आपको फिलोसोफर दे रखे हैं जिनका नाम क्या दे रखा है, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने क्या करा है, पावर का भी डिवीजन प्रपोज किया है, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, कि गवर्नमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, 3 पावर में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है जुडिशरी। इसके बारे में हम सिविक्स में पढ़ेंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तब। अभी हमारे डेमोक्रेसी में ये 3 ही चीज़ें चलती हैं, और ये जो डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, एक है आपका लेजिस्लेटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है आपका जुडिशरी। इसके बारे में हम डिटेल में सिविक्स में पढ़ेंगे या सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में पढ़ेंगे। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। तो ये जो मॉडल था गवर्नमेंट का, सबसे पहले कहाँ पर आया था, यूएसए में आया था। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। जब फ्रांस ने क्या किया था, ब्रिटेन की हेल्प करी थी, किस चीज़ में हेल्प करी थी, उनको नहीं, जब फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी थी, किस चीज़ में हेल्प करी थी, ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस पाने के लिए। तब द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। तो जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था और वो जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा था वहाँ के सिटीजन्स को, किस चीज़ के लिए, कि आपके पास क्या होंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्या बन गया, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस बन गया पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। कहाँ के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए, फ्रांस के लिए। The idea of these philosophers were discussed intensively in salons and coffee houses and spread among people थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब ये जो आइडिया थे इन फिलोसोफर्स के, ये कहाँ पर डिस्कस होते थे, सैलेंस में डिस्कस होते थे, मतलब जहाँ पे लोग बाल कटाने जाते थे वहाँ पर डिस्कस होते थे, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस होते थे। और ये कैसे फैलाए जाते थे कि इनके बारे में किस में लिख दिया जाता था, बुक्स और न्यूज़पेपर में लिख दिया जाता था। दिस वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। और उन लोगों के लिए पढ़ा जाता था, उन लोगों के लिए ज़ोर ज़ोर से ये चीज़ें पढ़ी जाती थी जो लोग क्या कर सकते थे, पढ़ या लिख नहीं सकते थे। द न्यूज़ that Louis XVI planned to impose further taxes to be able to meet the expense of the state generated anger and protest against the system of privileges। तो जैसे ये न्यूज़ बाहर आई कि लुई 16 क्या कर रहा है, और ज़्यादा टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, लोगों के बीच में आक्रोश पैदा हो गया। और वो लोग क्या करते थे कि हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जो प्रिविलेजेस का सिस्टम है ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए।